ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। लॉजिक डेवलपमेंट की इस प्रोसेस में हम फेज़ 1 के अब अंतिम पड़ाव की तरफ आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट की। तो स्विच स्टेटमेंट क्या रोल प्ले करता है, ये भी हम सिंटेक्स कॉन्सेप्ट सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा मैं रिकॉल करना चाहता हूँ इस बात को कि फेज़ 1 की जो हमारी जर्नी रही है उसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज के सिंटेक्स को लेकर आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो जाना चाहिए। बेसिक प्रोग्राम से लेके डिसीजन मेकिंग, रिपीटिशंस को हैंडल करना या नेस्टेड लूप्स को किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, उसकी भी अच्छी खासी हमने प्रैक्टिस की है अपने अभी तक के जो जर्नी रही है प्रोग्रामिंग फाउंडेशन की। यहाँ पर ये सब कुछ आपने नोटिस किया है, आपने एक्सपीरियंस किया और प्रैक्टिस भी की है साथ में। आज हम दोस्तों इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद पूरी जर्नी का हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। मतलब फंक्शंस ऑनवर्ड जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा हमारा थॉट प्रोसेस, काम करने का तरीका, अप्रोच सब कुछ चेंज होगी। तो मेरा अभी भी रिक्वेस्ट है आपसे कि आज तक के प्रोग्राम्स में अगर कहीं कुछ डाउट्स हों या ऐसा लगता हो कि कोई पार्ट में अभी भी आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, तो इसके आगे बढ़ने से बेटर है कि आप पहले जीरो से लेके अपनी यहाँ तक की जर्नी को सुनिश्चित कर लें, क्लियर कर लें। ये समझ लें कि हम लगभग हर टॉपिक में उतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, उतना प्रैक्टिकल में समय दे चुके हैं। तो आपको प्रैक्टिकल के साथ में भी इन चीज़ों पर उतना फोकस करना है। आपको लगना चाहिए कि हमने एक एक टॉपिक पे ईमानदारी से पेपर वर्क भी किया है, प्रॉपर फ्लो चार्ट्स, ड्राई रन करना और उसके बाद इजीली कंफर्टेबली कोड लिखना। तो ये सब कुछ मैं फिर से मैंने आपको इसलिए थोड़ा याद दिलाया कि इसके आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपने आप को श्योर कर लें कि मैं यहाँ तक की जर्नी में प्रैक्टिकली, कॉन्सेप्चुअली, सिंटेक्स वाइज सब कुछ मैं अभी तक कंफर्टेबल हूँ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट का क्या रोल है। तो ये जो स्टेटमेंट है बहुत आसान है, मतलब बड़ा सिंपल टॉपिक है। सिंपल इसलिए कि इफ एल्स स्टेटमेंट हमने अच्छे खासे इम्प्लीमेंट किए, नेस्टेड स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट भी चलाएं। स्विच स्टेटमेंट लगभग जो भी कॉम्प्लिकेटेड जो नेस्टेड स्टेटमेंट आते थे हमारे पास, उनको ये रिप्लेस कर सकता है। रिप्लेस कब? खासकर इक्वलिटी वाले केस में। मतलब प्रोग्रामिंग सिचुएशन में अगर इक्वलिटी आ रही हो, जैसे आपने कुछ केस दे दिया कि केस कुछ चॉइस है, अगर वो 1 के इक्विवेलेंट हो तो आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करो, वो चॉइस अगर 2 के इक्विवेलेंट है तो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करो। तो ये जो इक्वलिटी वाले जो इफेल्स होंगे मल्टीपल, इन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके थ्रू? स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। हाँ, वो लेस देन ग्रेटर देन वाले थॉट हम लोग स्विच से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब केस में उनको नहीं ले पाएंगे। अंदर के कंटेंट में कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पर। तो स्विच स्टेटमेंट का यूज़ मेनली होता है चॉइस बेस्ड प्रोग्रामिंग में या फिर मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग में। मेनू ड्रिवन से मतलब समझ में आता होगा आपको। अगर आप नॉर्मल केसेस में आपने नोटिस किया होगा कि हम कई बार रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमारे पास एक मेनू कार्ड होता है सामने, जो कुछ भी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या होटल सर्व कर रहा है उनका एक मेनू कार्ड है, उसमें से आप ऑप्शंस लेते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऑर्डर करते हैं, फिर उसी चॉइस को वो लोग डिलीवर करते हैं। तो मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग से मतलब ये हुआ कि आपने अपने सेट ऑफ ऑपरेशंस को चॉइस बेस्ड डिफाइन किया हुआ है, एंड देन वी कैन प्रोवाइड वन चॉइस टू द यूज़र। हम पहले चॉइस बेस्ड सॉल्यूशन दे दें मल्टीपल प्रॉब्लम्स की, और फिर उस चॉइस के लिए यूज़र को ऑप्शन दे दें। जैसे यूज़र चॉइस फिल करता है 1 2 3 4 या ABCD, जो भी नीड है हमारी, उस बेसिस पर हम अप्रोप्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो स्विच केस का रूल जो यूज़ है वो नॉर्मली उन प्रोग्रामिंग सिचुएशन में आता है जहाँ पर आप चॉइस पर बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर जिसको हम बोलते हैं मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। पहले हम लोग इसका सिंटेक्स डिस्कस करेंगे। हाँ, इफ एल्स में भी किसको रिप्लेस करेगा ये? वो स्थिति जहाँ पर इक्वलिटी की बात आ रही हो। मतलब इफ एल्स में अगर ऐसा कुछ केस हो कि आपके पास कोई चॉइस इक्वल टू 1 हो, फिर कुछ एक्टिविटी करना हो, फिर एल्स में आपको किसने बोल दिया कि चॉइस 2 हो,
फिर कुछ एक्टिविटी करना है, और इस तरह से आप क्या होता है कि नेस्टेड फॉर्म में जब आगे बढ़ते रहते हैं हम, तो ये एक समय के बाद इसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है। 10-12 ऐसे ही एक के बाद एक इफेल्स लगाते जाओगे आप, तो नेस्टेड फॉर्म में बहुत इंडेंटेशन करना पड़ेगा। हालांकि हम इफ़ एल्स इफ़ लेडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एल्स मैनेज करना है। तो कॉम्प्लेक्सिटी के बिना इसी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे थ्रू स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह की स्थिति वाले चेक की बात नहीं कर रहे हैं अपन। इफ़ के अंदर अगर ग्रेटर देन लेस देन वाली कोई कंडीशन होगी तो वहाँ पर एक ही चॉइस होगी, या तो 1 या 0, ट्रू फॉल्स। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास जो भी n नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल होंगी, उनको मेनू ड्रिवन अप्रोच से हम लोग यूज़र को देंगे चॉइस। यूज़र जो भी चॉइस फिल करेगा, हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान है। खासकर जब डीएसए वगैरह को आप इम्प्लीमेंट करते हो और आप सपोज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो, तो आपने चॉइस दी थी कि मैं स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, क्लियर पीप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम ट्रेवर्स कर सकते हैं वहाँ पर। इसके अलावा क्यू है, लिंक लिस्ट है। तो जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप मेनू ड्रिवन अप्रोच से उस डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट को इंसर्ट भी कर पाओगे, डिलीट कर पाओगे, ट्रेवर्स कर पाओगे। तो इस तरह की अप्रोच वहाँ भी हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं आफ्टर डिफाइनिंग ऑल द फंक्शंस। तो ये इस तरह की सिचुएशन में यूज़फुल है। हम देखते हैं स्विच का सिंटेक्स क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं स्पेस के लिए इसको हटा रहा हूँ, हेडिंग को। स्विच कीवर्ड आ जाएगा स्मॉल लेटर में, और फिर हम लिखते हैं यहाँ पर इंटीजर एक्सप्रेशन। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बुलियन एक्सप्रेशन। तो ये बुलियन नहीं है, ट्रू फॉल्स। इंटीजर एक्सप्रेशन मतलब इंटीजर पर बेस्ड कोई भी वैल्यू हो, कांस्टेंट हो, या फिर कुछ मैथमेटिक्स हो जिसका रिजल्ट इंटीजर में आ रहा हो, तो वो हम यहाँ पर ले सकते हैं स्विच के साथ में। देन थोड़ा सा अंदर आके हमने लिख दिया केस, और यहाँ आ जाता है इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट 1। मतलब इस केस के साथ में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पर हमेशा, इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट। कहीं फ्लोट कांस्टेंट ना तो यहाँ आएगा और ना ही फ्लोट कांस्टेंट यहाँ आएगा। कैरेक्टर भी क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कैरेक्टर की इंटरनल वैल्यू जो होती है दैट इज़ आस्की वैल्यू, और उसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होती है। कैपिटल ए 65, स्मॉल ए इज़ 97। तो ऐसे ही हर कैरेक्टर को भी हम, चूँकि इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो हम कैरेक्टर के साथ में भी कांस्टेंट के रूप में डील कर सकते हैं। तो केस में जब भी हमको डिफाइन करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होंगे, इसलिए मैंने कांस्टेंट 1 लिख दिया है। अब यहाँ पर वो स्टेटमेंट होंगे जिनको आपको रिपीट करना है, स्टेटमेंट n, और फिर आ जाएगा ब्रेक, बिना बिगिन एंड के। क्योंकि जब इस केस में आप एंटर होगे तो ब्लॉक बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अंदर कहीं ब्लॉक की नीड होगी तो वो बना सकते हो आप, कोई लूप है उसमें 2 स्टेटमेंट आ रहे हों, लेकिन केस को डिफाइन करने के लिए ब्लॉक की नीड नहीं है। मतलब इसको बिगिन और एंड की नीड नहीं है यहाँ पर। हाँ, अंदर कुछ भी आ सकता है जब आप कोड लिखने जाते हैं तो। फिर इसके बाद आ जाएगा केस, इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट 2, इसके भी अपने स्टेटमेंट होंगे। और ब्रेक। इसके बाद इसी तरीके से वी कैन डिफाइन एन नंबर ऑफ केसेस, 5, 10, 15, 20 जितने चाहो उतने केस आप डिफाइन कर दो। देन वी कैन डिफाइन केस एन, ये आ जाएगा इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट एन,
और यहाँ भी हमने वही n नंबर ऑफ स्टेटमेंट डिफाइन कर दिए और ब्रेक। इसके बाद आता है एक लास्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड जिसे हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट के भी अपने अलग स्टेटमेंट हो सकते हैं। देन एंड ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। तो ये स्विच का बेसिक और स्टैंडर्ड सिंटेक्स है। ये सिंटेक्स में आपने फिर से मैं एक बार सिंटेक्स को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्विच के साथ में हमेशा क्या आता है, इंटीजर एक्सप्रेशन, मतलब कोई वेरिएबल आ सकता है इंटीजर या कैरेक्टर के रूप में, क्योंकि कैरेक्टर की भी इंटरनल वैल्यू इंटीजर होती है। तो यहाँ इंटीजर कैरेक्टर का कोई भी वेरिएबल भी आ सकता है ऊपर। अब हम n नंबर ऑफ कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो केस स्टेटमेंट में हमेशा कांस्टेंट ही यूज़ होंगे, तो इसलिए मैंने लिख दिया इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट 1 2 n। इनमें बिगिन एंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये ब्रेक का सेकेंड यूज़ भी हो गया कि आप जब किसी एक केस को एग्जीक्यूट करो तो उस केस के फिनिश होने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट इसको स्विच स्टेटमेंट के बाहर कर देगा। देन वी कैन नॉट एंटर टू द नेक्स्ट केस, किसी और केस में आप एंटर नहीं हो पाओगे इसके बाद। तो ये अलग अलग ब्रेक है। ब्रेक डिफ़ॉल्ट के बाद नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट लास्ट में। डिफ़ॉल्ट कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपने स्विच में कोई एक्सप्रेशन दिया और एक भी केस स्टेटमेंट आपका मैच नहीं होता है। अगर आपका एक भी केस स्टेटमेंट मैच नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सीधे कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में, और डिफ़ॉल्ट में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब ये हमारी चॉइस मैच नहीं होने पे। वो डिफ़ॉल्ट इज़ ऑप्शनल। आप अगर डिफ़ॉल्ट का यूज़ नहीं भी करते हो तो भी चलेगा प्रोग्राम, बिना डिफ़ॉल्ट के भी आप स्विच अप्लाई कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट अगर लिखते हो तो फिर वो कोई भी केस मैच नहीं होने पर एग्जीक्यूट होगा। तो ये इसके सिंटेक्स का डिस्क्रिप्शन है। अब हम देख सकते हैं कि कई पॉसिबल तरीक़ों से इसके सिंटेक्स को लिख सकते हैं अपन। तो पहले मैं कुछ पॉसिबल तरीके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या कितने पॉसिबल तरीक़ों से हम स्विच लिख पाते हैं। तो पहला तो एक तरीका हो गया, जैसे हमने दे दिया स्विच कोई वेरिएबल ले लिया हमने 15, अब आपने दे दिया स्विच x, हमने डिफाइन कर दी केस 1, हमने डिफाइन कर दिया अवनी, ब्रेक। इसके बाद आ गया केस 5, मतलब यहाँ कोई फिक्स नहीं कि आप कोई भी ऑर्डर दे सकते हो। ओसो कोडिंग हमने प्रिंट कर दिया और ब्रेक। फिर हमने दे दिया केस 15 और कॉलन। ये जरूर ध्यान रखना कि ये सब जगह कॉलन है, यहाँ सेमीकॉलन नहीं है। केस के बाद जो कांस्टेंट हमने डिफाइन करा उसके लिए। यहाँ हमने लिख दिया अभी CPP कोडिंग, ब्रेक, और यहाँ पर फिर हमने जाके लिख दिया डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट में लिख सकते हैं हम रॉन्ग चॉइस। ये एक बेसिक सिंटेक्स हमने लिख दिया इसका स्विच स्टेटमेंट का। मतलब टॉपिक बहुत इजी है, थोड़ा सा लिखना आपको ज़्यादा पड़ता है सिंटेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब ये केस
ऊपर वैल्यू आई वेरिएबल की x15, तो ये आ गया स्विच 15। अब केस 1 मैच होगा, 15 1 मैच नहीं होगा, तो इट विल चेक सेकेंड केस 5 भी मैच नहीं होगा, तो कंट्रोल आएगा केस 15 पे। केस 15 दे दिया मतलब ये प्रिंट कर देगा CPP कोडिंग और ब्रेक से ये टर्मिनेट हो गया। मतलब यहाँ पर ये 15 वाले केस को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी मैचिंग केस होगा ये उसको एग्जीक्यूट करके बाहर हो जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा आउटसाइड स्विच। जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट होगा स्विच के बाद वहाँ कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा अभी कि क्या इसका रोल है। जो भी केस मैच होगा वो एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर। क्लियर। अब अगर हमने यहाँ ऐसा कुछ दे दिया, हमने x की वैल्यू दे दी 66 और यहाँ हमने दे दिया अभी कैपिटल A, कैपिटल B, ये सब कुछ सिंगल कोट्स में लिखा हमने और डिफ़ॉल्ट रॉन्ग चॉइस। अरे पिछले एग्जाम्पल में मैंने चॉइस क्या ले ली थी, इंटीजर बेस केसेस थे। अब मैंने कैरेक्टर्स को ले लिया। कैरेक्टर्स के लिए रूल ये है कि यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कैरेक्टर कांस्टेंट अलाउड है। यहाँ लिखा भी था हमने सिंटेक्स में, देखो इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट, और कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा सिंगल कोट्स में डिफाइन होते हैं। और अब ऊपर वैल्यू आपने 66 ले ली। तो फ्रेंड्स ये हमको थोड़ा सा यहाँ पर आस्की वैल्यू के बारे में ध्यान रखना है कि कैपिटल A की आस्की वैल्यू होती है 65, कैपिटल B इज 66, कैपिटल C इज 67। इसी तरीके से चलेगा ये। कैपिटल Z की वैल्यू होती है 90, तो 65 to 90 ये सारे पढ़े हमने कैरेक्टर्स को लेके सब कुछ। तो जब मैं 66 दूंगा यहाँ पर तो ये आ गया स्विच 66। अब ये A मैच करेगा, बेसिकली कैरेक्टर A लिखा है मतलब इसको 65 लिख दो या कैपिटल A लिख दो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो कैपिटल B मतलब 66। तो जब हम 66 देंगे x को तो ये सेकेंड वाला केस मैच होगा B एंड इट विल प्रिंट ओसोप कोडिंग और बाहर। तो यहाँ पर ओसोप कोडिंग प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग कैरेक्टर को भी मैच कर सकते हैं इसके साथ में। अब अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि हमने दे दिया y और 67 और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, सॉरी मैंने एक तो वेरिएबल ले लिया यहाँ पर x, y इसको ले लिया c और सेम ऐसा। ये यहाँ पर कुछ एक वैल्यू रख दी हमने 67 c की। अब इस सिंटेक्स को आप ऑब्जर्व करो वापस। अब यहाँ पर जब इस प्रोग्राम को अगर मान लिया लिख के कहीं रन करोगे आप, तो ये दोस्तों सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर क्यों है? क्योंकि ये अब एक्स जो लिया हमने इट इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ वेरिएबल। ये दोनों वेरिएबल हैं। तो केस के साथ में वी कैन नॉट यूज़ वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल यूज़ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये सिंटेक्स एरर है। आप हमेशा कहीं कैरेक्टर टाइप का कोई वेरिएबल लिखा दिखे केस के अंदर, तो यहाँ कैरेक्टर कांस्टेंट आ सकता था सिंगल कोट्स में, लेकिन एज ए वेरिएबल हम किसी को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केस में 100% आपको इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट यूज़ करना है। ये भी सिंटेक्स एरर है। अगर ये इसके बजाय ऐसा कोई लिखा होता 11.5 कॉमा 12.5 कॉलन, ये कॉलन लगा दिए, ये भी एरर है, सिंटेक्स एरर। क्यों है? क्योंकि फ्लोट कांस्टेंट भी अलाउड नहीं है। फ्लोट के साथ तो स्विच कहीं भी काम नहीं कर पाएगा।
ना तो ऊपर वाले किसी वेरिएबल को ले पाएंगे जो स्विच के साथ मैप करे, उनको भी आप फ्लोट नहीं ले पाओगे। तो स्विच का पूरा मॉडल इंटीजर एक्सप्रेशन पर बेस्ड है, ताकि हम कैरेक्टर या इंटीजर कांस्टेंट को यूज़ कर पाए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ पॉसिबल है यहाँ पर, हम ये लिख सकते थे कैपिटल ए और केस स्मॉल ए, मतलब मैं दो अलग अलग केस लगा दूं और एक ही स्टेटमेंट यूज कर लूं। यहां भी दो लगा दूं मैं यहां पर, सिंगल कोट्स में बी और कैपिटल बी। सो दिस इज पॉसिबल, ऐसा संभव है कि आप मल्टीपल केस लगा दो और उनके साथ एक ही कोड सेगमेंट डिफाइन करो। तो 2, 3, 4 अगर केसेस भी लिए आपने तो भी ये पॉसिबल है डिफाइन करना। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है आपने को। और अगर हम ब्रेक या यूज़ नहीं करेंगे तो पहला वाला केस एग्जीक्यूट करने के बाद अपने आप वो सेकेंड केस में इंटर हो जाएगा। तो ब्रेक अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो जो भी केस स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट होगा उसके बाद के वो सारे केसेस को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर लेगा। तो ये कुछ ज़रूरी पॉइंट है जो स्विच स्टेटमेंट के साथ में ज़रूरी है, याद रखना। फ्लोट कांस्टेंट अलाउड नहीं है, केस के साथ में वी कैन नॉट यूज़ एनी वेरिएबल, ये बात भी आप 100% दिमाग में रख लें। अब हम बनाते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम ताकि और प्रैक्टिकल इसका यूज़ कर लें कंप्लीट केस के साथ में। तो हम लोग एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं दोस्तों, जो 1 होने पे सिंपल एक बेसिक कैलकुलेटर का वर्किंग होता है कि नहीं, एडिशन। 2 होने पे डिफरेंस निकाल दे, सब्सट्रैक्शन। 3 में मल्टीप्लिकेशन दे दे और 4 में डिवीजन दे दे। कुछ छोटा ही प्रोग्राम बना लें, बस 2-3 ले लो अभी तो, बस 1, 2, 3 3 ऑपरेशन है आपके पास, स्विच केस से बनाना है सिंपल। तो पहले आप मेनू डिफाइन कर दो और मेनू के बाद फिर आप उसकी प्रोसेस सिलेक्ट कर लो। तो बड़ा आसान है कोड, लिख लेते हैं इसको अपन। मैं कंप्लीट प्रोग्राम के रूप में लिख रहा हूँ इसको यहाँ पर। ए बी सी ले लिया हमने यहाँ पर और एक वेरिएबल ले लिया चॉइस के लिए। सबसे पहले 2 नंबर ले लो यूज़र से, ए और बी। प्रिंटफ स्कैनफ को लेके तो आपका कॉन्फिडेंस फुल है, अब कोई सिंटेक्स एरर हमारे पास नहीं आना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चॉइस डिस्प्ले करते हैं पहले। हमने मैसेज कर दिया योर चॉइस। ये मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं अपन, चॉइस बेस्ड। और सबको आपने प्रिंटफ में लिख दिया एक एक करके। एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस जो लिखना हो। तो 3 चॉइस डिस्प्ले करने के बाद अब हम यूज़र से उसकी चॉइस इनपुट लेंगे। चॉइस इनपुट लेंगे से मतलब हो गया कि आप अपनी सारी चॉइसेस जो भी अवेलेबल हैं मेनू में, जो है वो सब शो कर दो। फिर उससे चॉइस पूछ लेंगे अपन। फिर क्या हो जाएगा, एंटर योर चॉइस। और चॉइस ये हमने चॉइस नाम का वेरिएबल ले लिया।
ये क्लियर है आपको? यहाँ तक की बात बहुत सिंपल है कि आप जो भी चॉइसेस आपके पास हों सारी शो कर दो और यूज़र से एक चॉइस पूछ ली हमने यहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं, तुरंत बाद स्विच लगा दो। स्विच में हमने चॉइस डिस्प्ले कर दी। अगर यूज़र 1 एंटर करता हो तो हमने केस 1 दे दिया। केस 1 में क्या करेंगे हम, एक्टिविटी A+B और आपने लिख दिया एडिशन इज और ब्रेक। केस स्पेस 2 दे दिया हमने यहां पर। डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन इज परसेंटेज डी। तो यहां ब्रेक फिर हमने डिफाइन कर दी केस 3। बहुत सिंपल तरीके से लिखना है, कुछ भी मेहनत नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा लिखना ज़्यादा है आपको। मल्टीप्लिकेशन इज और चाहो तो डिफ़ॉल्ट लिख सकते हो आप। और ये स्विच की क्लोजिंग और रिटर्न 0 और ये मेन की क्लोजिंग। तो ये हमने सिंपल एक प्रोग्राम बना लिया जो स्विच केस पर बेस्ड है। बहुत सिंपल तरीका, कुछ भी नहीं है प्रोग्राम में। आपको जो भी अपने लॉजिक पुटअप करना हो वो सारे यहाँ ले सकते थे। ये चॉइस में कैरेक्टर भी ले सकता है, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, और कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लेता है चॉइस में यहाँ पर। और यहाँ केस A, M, S, M सिंगल कोट्स में कांस्टेंट डिफाइन कर देता। तो आप चाहो तो कैरेक्टर बेस्ड चॉइस ले लो, इंटीजर बेस्ड चॉइस ले लो। तो इसी टाइप से आपको प्रोग्राम बनाना है आसानी से, कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल तरीका है। ऐसे ही हम लोग कई अलग अलग केस लेके सेम केस में इवन ऑड वाली चॉइस भी दे सकते थे। यहाँ पर हमने कोई चॉइस वेरिएबल ले लिया, चॉइस, जैसे आपने बोल दिया केस 1, तो केस 1 सपोज आपको ऑड नंबर की सीरीज प्रिंट करना हो तो यहाँ हमने लगा दिया फॉर कितने, जो भी नंबर है n, वहाँ तक के ऑड नंबर देना हो आपको। ये हमने पढ़ा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई i-1। ऐसे ही आपने बोल दिया कि मुझे स्क्वायर जनरेट करना है तो सेम लूप लगा के स्क्वायर का लिख दिया हमने यहाँ पर। केस 3 इवन के लिए आ गया। तो जितने प्रोग्राम अभी तक बनाए हमने, n आपको दिया तो उसका रिवर्स निकाल दो, प्राइम नंबर चेक कर लो। तो ये लॉजिक सब इसी के अंदर आएंगे, इतने पार्ट में ही। ब्रेक जगह पे केस अपने डिफाइंड है जो आपको लेना है सारे। तो बड़े इजीली आप इन सारे प्रोग्राम्स को बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल टॉपिक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आप बहुत इजीली हम कई सारे पुराने प्रोग्राम्स को भी क्लब कर पाएंगे बेस्ड ऑन चॉइस।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक लगा हो कॉन्सेप्ट तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने ओसोप कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।